बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और स्वस्थ जीवन जी रहे होंगे। तो चलिए आज एक बेहद इंटरेस्टिंग पार्ट पढ़ेंगे, यानी कि जिसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है और काफ़ी ज्ञानवर्धक चीज़ें भी हमें पता लगेंगी। तो हमारे पाठ का नाम है पृथ्वी की पीड़ा। बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। बच्चों, जिस धरती ने मनुष्य का भरण पोषण किया, उसी को आज विकास की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। मनुष्य ने जी मरकर उसके संसाधनों का उपयोग किया और आज स्थिति यहाँ तक आ पहुंची है कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। वायु, जल, मृदा, सब कुछ मानव ने प्रदूषित कर दिया है। इस पाठ में धरती के इसी व्यथा पर प्रकाश डाला जा रहा है कि कैसे हम लोगों ने पृथ्वी का दोहन किया है अपने मतलब के लिए, और हम ये नहीं समझ रहे हैं कि हम अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो आइए इस पाठ के जरिए जानें कि हमने क्या खो रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं और क्या खो रहे हैं। मैं पृथ्वी हूँ, मुझे रत्न गर्भा भी कहा जाता है, क्योंकि बेशकीमती रत्न, खनिज, धातुएं, वन और जल संपदा यानी कि धरोहर, बहुत सारी चीजें हैं। संपदा सभी कुछ मुझ में ही समाहित है, अर्थात मेरे ही अंदर है। अर्थात पृथ्वी कह रही है कि मैं रत्न गर्भा हूं, अर्थात मेरे अंदर सब कुछ मौजूद है। बेशकीमती रत्न, खनिज, धातुएं, सब कुछ मेरे अंदर है। मैं ही मनुष्य को पेट भरने के लिए भोजन और तन ढकने को वस्त्र देती हूँ। यूं तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, किंतु मैं ही एकमात्र, यानी कि एक मैं ही हूं। सारे ग्रहों में केवल एकमात्र मैं ऐसा ग्रह हूं जिस पर अभी तक जीवन मिला है। कभी मैं सूर्य का ही एक हिस्सा थी, जो आज से अरबों वर्ष पहले किसी कारणवश टूटकर उससे अलग हो गया था। उस समय में बेहद गर्म गैस व वायु के रूप में थी। चारों ओर धुआं सा भरा हुआ था। धीरे धीरे हजारों लाखों वर्षों में ठंडा होने पर यहाँ तेज वर्षा होने लगी, निरंतर, यानी कि लगातार। निरंतर वर्षा होने के कारण मेरी ऊपरी सतह कुछ शांत व स्थायी हुई। मेरे ठंडा होने से जो सिकुड़न आई, उससे मेरा धरातल कहीं ऊंचा तो कहीं नीचा हो गया, और इस प्रकार महासागरों और महाद्वीपों की रचना हुई। अर्थात महासागर और महाद्वीप बने, रचना हुई, बने। कभी मुझे अपने रूप, सौंदर्य और ऐश्वर्य संपदा पर बहुत गर्व था, जब मैं अपना असीम यानी जिसकी कोई सीमा नहीं, असीम विस्तार देखती थी तो पुलकित हो उठती थी। अर्थात मेरा मन रोमांचित, खुशी से भर जाता था। रेशमी सागर के नीले तटों से घिरी हरे वनों की हरियाली से ताजगी का एहसास मेरे मन को बड़ा सुकून देता था। फूलों की इतनी विविधता, इतना रस रंग, भला मेरे सिवा और कहाँ। मेरे आनंद का कोई और छोर ना था, अर्थात कोई किनारा ना था। छोर का अर्थ है कोई किनारा ना था। किंतु हाय, जिस मनुष्य को मैं दिन रात अबोध शिशु, अबोध यानी कि नवजात, छोटा सा शिशु, अबोध शिशु की तरह गले से लिपटाए थी, उसी ने मेरे साथ विश्वासघात किया। धरती कहती है कि मैंने मनुष्य को सब कुछ दिया, लेकिन अंत में मुझे क्या पता लगा, ये मनुष्य, इसने ही मेरे साथ विश्वासघात किया। जैसे जैसे मनुष्य ने विकास किया, वैसे वैसे वो मेरा सर्वनाश करता गया। प्रारंभ में उसने नदियों के किनारे मेरी हरी भरी वन संपदा को उजाड़ कर खाली जगह बनाई और वहां अपने गांव और नगर बसाने शुरू कर दिए। फिर उसे जब खेती करने की जरूरत पड़ी, तो उसने और अधिक पेड़ काटकर मुझे समतल बनाया और उसमें गेहूं, चावल आदि अन्न उपजाना शुरू कर दिया। मैं तो मां हूं, कष्ट सहकर भी अपने शिशु को खुश ही देखना चाहूंगी। मैं उस पर सुखों की वर्षा करती रही, किंतु उसका शरीर ही नहीं बल्कि लालच भी विकसित होता गया। अर्थात जैसे जैसे उसका शरीर बढ़ा, उसका लालच भी बढ़ता चला गया। उसने मेरी घनी केश राशि, यानी कि मेरे लंबे लंबे बाल, घनी केश राशि, मेरे वनों को निर्दयता अर्थात निर्ममता से काट दिया। अर्थात उसके अंदर इतनी क्रूरता भर गई कि उसने मेरे वनों को काट दिया। अब उसने सड़कें, पुल आदि बनाने आरंभ कर दिए।
ताकि वे आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सके। पहले पहल तो मैंने इसे बच्चों का मजाक समझा, किंतु मैं हैरान रह गई जब वे मेरे 1 रूपी केश बुरी तरह से अंधाधुंध काटते ही चले गए। किसी तरह मैंने स्वयं पर नियंत्रण किया। नियंत्रण यानी कि मैंने खुद को संभाला। जैसे जैसे मनुष्य की आबादी बढ़ी, उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ने लगी। अब उसे केवल पेट भरना और तन नहीं ढांपना था, बल्कि उसे दवाइयाँ, कपड़े, खिलौने, वाहन, स्वादिष्ट खान पान सभी कुछ चाहिए था। ज़्यादा मात्रा में अपनी आवश्यकता व उपभोग की चीज़ों का निर्माण करने के लिए वह नई नई फैक्ट्रियाँ और मिलें लगाने लगा। इन कारखानों से जहरीला धुआं उड़ने लगा। मनुष्य की इन क्रियाओं से मेरा दम घुटने लगा और सांस लेना भी दूभर हो गया। दूभर यानी कि मुश्किल हो गया। अर्थात इन कारखानों से जो धुआं निकलता था उसने मेरा दम घोट दिया। मेरा स्वास्थ्य निरंतर गिरने लगा, अर्थात मैं मैली होती चली गई। कभी कभी मेरा शरीर बुरी तरह कांपने लगता तो ज्वालामुखी फट जाते हैं। मेरे बच्चे मेरी अस्वस्थता अर्थात मेरी बीमारी, अस्वस्थता जान पहचान कर भी अनजान बने रहे। क्या करूं, मां हूं ना, बार बार उन्हें क्षमा कर देती हूं तो वे मुझ पर अपना अधिकार समझने लगते हैं। रात दिन डीजल, पेट्रोल आदि की गाड़ियों से निकलते धुएं, जगह जगह अणु शक्ति के विस्फोट, विस्फोट यानी कि उनमें धुआं, उनको विस्फोट करना अर्थात फाड़ना, फटाना, और भयानक शोर शराबे ने मेरे शरीर का घाव ही घार कर दिया। अर्थात जगह जगह विस्फोट होने लगे, परमाणु बमों के, अणु बमों के, जिसके कारण मेरे शरीर में घाव होने लग गए। मानव ने समान पशु भी तो मेरी ही संतान है, किंतु मनुष्य तो उन पर भी ऐसे ही अत्याचार करने लगा कि मुझे कहते हुए भी रुलाई आती है। पशु पक्षियों की हत्या कर वे अपने खाने और श्रृंगार का सामान जुटाने लगा। धीरे धीरे कई जीवों की प्रजातियां तो मूल रूप से नष्ट हो गई। ऐसा नहीं कि इस उदंड व्यवहार का दंड वह स्वयं नहीं पा रहा। आज वह स्वयं बड़ी अशांति व क्लेश में जी रहा है। क्लेश यानी कि दुख में। किंतु अभी भी सुधर नहीं रहा। आपको पता होगा कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से मेरा बचाव करने के लिए मेरे चारों ओर ओजोन परत का एक सुरक्षा कवच है, जो इन हानिकारक किरणों से मेरा बचाव करता है। किंतु मनुष्य ने मेरा पर्यावरण इतना अधिक दूषित यानी मैला कर दिया है, दूषित कर दिया कि उस सुरक्षा परत में भी छेद हो गया है। मेरी सहन शक्ति की सीमा लगभग समाप्त होने को है। यदि मनुष्य ने इस ओर सतर्कता ना दिखाई, यानी कि अगर उसने इसमें सतर्कता ना दिखाई यानी कि होशियारी ना दिखाई, तो यह छेद बड़ा होता चला जाएगा और फिर मानव अपने सर्वनाश के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होगा। अधिक फसलों के लालच में रासायनिक खादों का अत्यधिक प्रयोग धीरे धीरे मुझे बंजर बना रहा है। मेरी गोद में हंस खेलकर बड़ा हुआ मानव एक दिन इतना स्वार्थी हो जाएगा, इसकी तो मुझे कल्पना भी नहीं थी। इसे अपनी वैज्ञानिक उन्नति पर बड़ा गर्व है, किंतु यह तो विज्ञान का ही नियम है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अतः उसकी इस अनुचित क्रियाओं की प्रतिक्रियाएं भी हो रही हैं। यह असामाजिक अर्थात जो समाज में सही नहीं है, समाज के हित में ना होना, यह असामयिक तूफान, बाढ़, अकाल, महामारी, इन सब क्रियाओं का ही प्रतिफल है, अर्थात उसके काम का किया हुआ फल। अर्थात मानव ने इतने दुष्कर्म कर दिए हैं कि तूफान, बाढ़, अकाल, महामारी जैसी क्रियाएं उसी का परिणाम है। मेरा तापमान हर वर्ष बढ़ रहा है। जिन क्षेत्रों में वर्ष भर हरियाली रहती थी, अब वहां सूखा पड़ने लगा है। जो नदियां वर्ष भर पानी से लबालब भरी रहती थी, अब उनमें बहुत कम पानी दिखाई देता है। जिन दिनों सर्दियां पड़ती थी, अब उन दिनों में भी गर्मी होने लगी है। अभी भी वक्त है। यदि मनुष्य मेरे द्वारा सद्व्यवहार से पेश आए तो अनेक विपत्तियों यानी कि विपत्तियों से बच सकता है। मेरी तो यही प्रार्थना है कि क्षण भर रुककर कोई भी कार्य करने से पहले उसके परिणामों के विषय में अवश्य सोचे। इसी में सबका हित है। तो देखा
इस पाठ में पृथ्वी ने अपनी आप बीती बताई कि वह मानव के लिए हमेशा तैयार रही उसको सजाने संवारने के लिए, लेकिन मानव ने ही उसके ऊपर आघात किया और अनेकों ऐसे दुष्कर्म किए, जैसे प्रदूषण, अपने हित के लिए कार्य करना, जीव जंतुओं को मारना, ऐसे कार्य जिससे हृदय किसका, पृथ्वी का छलनी हो गया और वो बोलने को विवश हो गई। तो इस पाठ के जरिए पृथ्वी की वेदना हमें समझाई गई है और हमें बताया गया है कि हम कब समझेंगे, जब और अनर्थ होता चला जाएगा, जब इस संसार का अंत हो जाएगा, तब समझ आएगी हमें, तब समझने के लिए कुछ नहीं बचेगा। आज भी समय है हमारे पास, अगर हम समय रहते संभल जाएं तो शायद हमारा भविष्य सुनहरा बन जाए। तो बच्चों, आप भी जागरूक बनिए और लोगों को भी जागरूक बनाइए। ध्यान रखिए, प्रदूषण ना होने दें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, जीव जंतुओं की रक्षा करें, पक्षियों के लिए पानी रखें, उनके लिए अनाज का बंदोबस्त करें, परोपकार की भावना रखें, तभी हमारी धरती बच सकती है और धरती बचेगी तभी हम बच सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ यह अध्याय आपको अच्छा लगा होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।